आज की जो चर्चा है ना वो बहुत ही खास होने वाली है। मतलब हमारे पास एक ऐसा सोर्स मटेरियल है जो बेसिकली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और सामान्य ज्ञान के 100 बहुत ही जरूरी तथ्यों की एक लिस्ट है। हाँ, और अक्सर लोग ऐसी सूचियों को बस रटने की कोशिश करते हैं, जो कि सच बताऊं तो सीखने का सबसे गलत तरीका है। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। मतलब इस लिस्ट को देखिए, इसमें ब्रह्मांड के ग्रहों से लेकर हमारे खून की हीमोग्लोबिन और देश के संविधान तक सब कुछ है। ये तो एक तरह की अल्टीमेट चीट शीट लग रही है। एग्जैक्टली। और हमारा मिशन आज यही है कि हम इन 100 तथ्यों को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि डिकोड करें। हमारा दिमाग ना अलग अलग फैक्ट्स को तब तक याद नहीं रख पाता जब तक हम उन्हें एक पैटर्न या कहानी में नहीं ढालते। सही बात है। जब हम चीजों को एक ढांचे में पिरोते हैं तो उन्हें बिना बोझ महसूस किए याद रखना आसान हो जाता है। तो चलिए इतिहास और हमारी नींव से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल। किसी भी देश को समझने के लिए उसके संविधान और अतीत को जानना सबसे जरूरी है। हाँ, और हमारी जो सबसे पुरानी जड़ है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा। मतलब वहां से लेकर प्राचीन वेदों तक का सफर देखिए। और उन वेदों की भाषा संस्कृत थी। ये वो समय था जब हमारे समाज ने गहराई से सोचना शुरू किया था। बिल्कुल। और फिर इसी सोच से रणनीतियां बनी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ना, चाणक्य। जी जी। उनकी नीतियां आज भी मशहूर है। हाँ, और उसी प्राचीन काल में सम्राट अशोक का वो फैसला जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और सत्ता का केंद्र तो हमेशा से बदलता रहा है। जैसे मध्यकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। सही कहा। और फिर बाद में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगलों के समय में ही शाहजहां ने वो मशहूर ताजमहल बनवाया, जो आज भी दुनिया भर में जाना जाता है। हाँ। और उसी मुगल काल में अकबर के दरबारी बीरबल भी थे, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। लेकिन जो आधुनिक भारत की नींव है ना, वो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद पड़नी शुरू हुई, जब औपनिवेशिक ताकतों ने अपना कब्जा जमाना शुरू किया। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी। मुझे लगता है इसी कब्जे ने उस प्रतिरोध को जन्म दिया जिसका पहला बड़ा विस्फोट मंगल पांडे द्वारा शुरू की गई 1857 की क्रांति थी। बिल्कुल। और फिर दशकों के संघर्ष के बाद 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था। वाकई वो बहुत ही दर्दनाक था। और उसी उथल पुथल में अलग अलग विचारधाराएं सामने आईं। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दूसरी तरफ मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका ये पूरा नाम था, उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। हाँ, और उसी लंबे संघर्ष का नतीजा था 15 अगस्त 1947, जब हमें आजादी मिली। लेकिन आजादी के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो एक संविधान बनाने की थी। सही पॉइंट है। और यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, जिन्हें हमारे संविधान का जनक माना जाता है। मैं तो संविधान को किसी भी देश का डीएनए मानती हूँ। मतलब संविधान में इतने सारे नियम हैं, 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन क्या इतिहास के उन्हीं पन्नों जैसे 1857 या 1942 के आंदोलनों ने हमारे 6 मौलिक अधिकारों की नींव नहीं रखी? बिल्कुल रखी। प्राचीन वेदों से लेकर मुगलों और 1947 के आज़ादी तक के संघर्ष ने तो डॉक्टर अंबेडकर को एक विस्तृत और लचीला संविधान बनाने के लिए प्रेरित किया। और उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। एग्जैक्टली। और इस नए गणराज्य की पहचान के लिए पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया और अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक माना गया। ये जो हमारा संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसमें शक्तियों का बंटवारा बहुत अच्छे से किया गया है। जैसे संसद के 2 सदन हैं। हाँ, एक लोकसभा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और दूसरी राज्यसभा जिसमें 245 सदस्य होते हैं। और संविधान को लचीला बनाने के लिए संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी संसद के पास है। इसी वजह से ऐतिहासिक मुद्दों को सुलझाने के लिए अनुच्छेद 370, जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा था, वो भी इसी का हिस्सा बना। और अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता के नियम तय किए गए। साथ ही इन सभी नियमों और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये तो हो गए हमारे नियमों और डीएनए की बात। अब जरा उस भौतिक जमीन और विज्ञान पर आते हैं जिस पर ये सब टिका है। देश की राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन जो भौगोलिक जीवन रेखा है वो हमारी गंगा नदी है। बिल्कुल, जो भारत की सबसे लंबी नदी है
और इसका उद्गम गंगोत्री से होता है। और उत्तर में हमारी रक्षा करता है हिमालय, जो कि विज्ञान की भाषा में एक वलित पर्वत मतलब एक फोल्ड माउंटेन है। सही कहा। और इसी हिमालय क्षेत्र में कंचनजंगा जैसी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी मौजूद है। और यही पहाड़ हमारे मौसम को भी तय करते हैं ना। इसी वजह से हमारी जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। हाँ, और इस मॉनसूनी जलवायु का असर हमारे 28 राज्यों पर दिखता है। जैसे सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जहां थार मरुस्थल है। और दूसरी तरफ सबसे छोटा राज्य गोवा है। कितनी विविधता है हमारे यहाँ। इसी प्राकृतिक माहौल में हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो ये गोलाकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इसीलिए हमें सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता हुआ दिखाई देता है। और पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है, जिसमें प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और मजे की बात देखिए, इस विशाल पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो बस H2O है। विज्ञान बहुत ही सार्वभौमिक है। वाकई ये एक बहुत ही रोचक तुलना है। जैसे भारत में 28 राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, वैसे ही हमारे मानव शरीर में 206 हड्डियां मिलकर एक ढांचा बनाती हैं। बहुत खूब। और जैसे देश का केंद्र नई दिल्ली है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए मानव हृदय है, जिसमें 4 कक्ष होते हैं। और उस हृदय से जो रक्त बहता है, उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बिल्कुल। और शरीर की ये पूरी बनावट जिस जेनेटिक कोड पर टिकी है, वो हमारा आनुवांशिक पदार्थ DNA है। लेकिन शरीर को चलाने के लिए बाहर से भी चीजें चाहिए, है ना? जैसे नींबू में पाए जाने वाला विटामिन C। हाँ, और ये पूरा ऊर्जा का जो चक्र है वो पौधों के प्रकाश संश्लेषण से चलता है, जहाँ वो सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। वो सूर्य की रोशनी जिसकी गति 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज। एग्जैक्टली। और ब्रह्मांड की बात करें तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और हमारे सौरमंडल में बुध सबसे छोटा ग्रह है, जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये सब कुछ गुरुत्वाकर्षण और बल के नियमों पर काम करता है। इसीलिए बल की इकाई को न्यूटन कहा जाता है। और बिजली या ऊर्जा प्रवाह की इकाई को वॉट कहते हैं। विज्ञान के नियम कभी नहीं बदलते। जैसे जल का क्वथनांक हमेशा 100 डिग्री C होता है। और जैसे ध्वनि को यात्रा करने के लिए हमेशा किसी माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस। सही बात है। भौतिकी के ये नियम हर जगह एक समान लागू होते हैं। तो इन सार्वभौमिक नियमों से निकलकर अब हम सीधा उस जगह पर आते हैं जो इस पूरी लिस्ट का मुख्य केंद्र है। उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश, जिसका गठन 1950 में हुआ था और जिसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इसकी राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे बसी है। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक प्रशासनिक सवाल आता है। अच्छा, कैसा सवाल? देखिए, यूपी में 75 जिले हैं। ये गंगा का सबसे बड़ा मैदान है। क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है और कानपुर में सबसे अधिक जनसंख्या है। हाँ, आबादी तो बहुत विशाल है। तो ऐसे विशाल और विविध राज्य के लिए, जहां इतनी आबादी है, क्या न्याय व्यवस्था को केवल एक शहर यानी प्रयागराज के उच्च न्यायालय से चलाना एक तार्किक चुनौती नहीं है? मैं आपके बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, वहाँ उच्च न्यायालय है और कुंभ मेला भी वहीं लगता है। इसीलिए इस दबाव को कम करने के लिए लखनऊ में एक बेंच बनाई गई है। अच्छा, ये बात है। यूपी वाकई एक चलता फिरता इतिहास है। आगरा का ताजमहल हो या काशी, जिसका नया नाम वाराणसी है, या फिर अयोध्या की राम जन्मभूमि। बिल्कुल। और ये राज्य अपनी भाषा और प्रकृति से भी जुड़ा है। यहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी है। और प्रकृति की बात करें तो राज्य पक्षी सारस है और राज्य पशु बारहसिंगा है। और जो राज्य वृक्ष है वो अशोक है और राज्य फूल पलाश है। इतिहास में भी इसका योगदान देखिए। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की वजह से झांसी हमेशा के लिए अमर हो गया। वाकई। अब राज्य स्तर से थोड़ा बाहर निकलकर ये देखते हैं कि हम एक देश के रूप में दुनिया के मंच पर और तकनीक में कहाँ खड़े हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज को माना जाता है, वहां से लेकर आज के इंटरनेट तक, जिसका फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। और 1973 में जब पहला मोबाइल बना था, तब से लेकर आज तक का सफर, मैं तो इसे ऐसे देखती हूँ कि जैसे 1853 में भारत में पहली रेल की शुरुआत हुई थी,
वो आज के इसरो के स्पेस मिशनों जितनी ही रोमांचक रही होगी। बहुत सटीक तुलना है। बेंगलुरु में आईएसआरओ का मुख्यालय है, जो हमारी तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। इस पूरी व्यवस्था का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए 1945 में यूएनए की स्थापना हुई थी। अगर दुनिया के भूगोल की बात करें तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। और दुनिया को जोड़ने में खेलों का भी बड़ा हाथ है, जैसे हर 4 वर्ष में होने वाला ओलंपिक खेल। बिल्कुल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हालांकि क्रिकेट का भी अलग ही क्रेज है, जिसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं। हाँ, वो तो है। और प्रकृति में भी कुछ चीजें हमें अचरज में डाल देती हैं, जैसे सबसे तेज जानवर चीता। और हमारे खुद के शरीर के अंदर 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, जो मेडिकल साइंस के लिए बहुत जरूरी हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और प्रकृति के साथ हमारा जो सांस्कृतिक जुड़ाव है, वो भारत के राष्ट्रीय फल आम में भी दिखता है। बिल्कुल। और हमारी संस्कृति हमारी भाषाओं और गीतों में बसती है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन, ये सब हमें एक सूत्र में बांधते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे 1950 के संविधान से लेकर यूपी के 75 जिलों और फिर इसरो के सफर तक ये 100 तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये सारे तथ्य हमें बताते हैं कि एक जागरूक नागरिक को सिर्फ अपने राज्य या देश तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे विश्व और प्रकृति के प्रति सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव को खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो मैं छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। हमने आज ये जो 100 तथ्य जाने, ये सब अतीत और वर्तमान से जुड़े हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज से 50 साल बाद ये सूची कैसी दिखेगी? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? क्या जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा मौसम अब भी मानसूनी कहलाएगा? या ये जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी इंटरनेट है, इसका स्वरूप कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ज्ञान हमेशा बदलता रहता है, इसलिए सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए।